खास करके यूपी का वोटर, उसको क्यों नहीं समझ में आ रही? वो समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आती तो ये तो तीसरा टेन्योर मिलने जा रहा है योगी जी को, ऐसा कहाँ लोग मिलने बता जा रहे रहा है? आप किस दुनिया में है? अगर इस देश को गुलाम होने से बचाना है तो सपा को चुनना पड़ेगा। चाहे बिजली कट जाती है, अंधेरे में रहने को मजबूर है आदमी। चंद्रयान पे जाने के लिए जो खर्चा हुआ था, शायद उसका डबल पैसा लगा। नमामि गंगे के नाम पे सारा पैसा लूट हो गया, गंगा वैसी मैली की मैली रह गई। 25 वर्षों की एक लंबी यात्रा, और उस लंबी यात्रा के पश्चात जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आधी आबादी के बीच में अपने नाम को एक मुकाम तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीबू श्रीवास्तव जी की, और आज वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक सीधे उस घटना से शुरू करते हैं जब सपा गवर्नमेंट के, उस समय गवर्नमेंट में नहीं थी, बसपा सरकार के समय में आपने पुलिस से लाठियां छीन ली, और उस समय आप बहुत यंग थी। तो क्या उस दिन मन में चल रहा था और कैसे अचानक ये सारी बातें हुई? सौरभ जी, हम लोगों ने पॉलिटिक्स शुरुआत की नेताजी से। नेताजी जिनको हम लोग मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी कहते हैं। और मुझे ये लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर उत्तर प्रदेश की जनता किसी को नेताजी कहती है तो वो मुलायम सिंह यादव जी हैं। हम लोग, मेरा सौभाग्य रहा, मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि हम लोग जयप्रकाश नारायण, मधु लीमे, राजनारायण जी, इन लोगों के सानिध्य में कभी पॉलिटिक्स तो नहीं की, लेकिन उन सब लोगों का एक जो प्रतिरूप मैं देखती थी मुलायम सिंह यादव जी में। और शुरुआती दौर में उन्होंने ही मुझे पार्टी में शामिल किया, और उनसे हमेशा ये प्रेरणा मिलती थी। उनकी एक बात ऐसा दिल में बैठ गई, जिस समय मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल नहीं है, और ना ही कोई पॉलिटिक्स का चारों तरफ कोई माहौल था। उसके बाद भी जब बाई चांस नेताजी से मिली तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये याद रखना कि कोई अगर एक गिलास पानी भी पिलाया हो तो उससे उसको उसको हमेशा याद रखना, और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जीवन में। तो एक उनकी ये बात रही, और हमेशा उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया। और जब 2003 2-3 से मैं हमें जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब माननीय अखिलेश यादव जी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और आए, एक इलेक्शन था यूपी में, बाई इलेक्शन 2002 में एक इलेक्शन हुआ था 3 में, जब यही अनिल राजभर जी जो इस समय भाजपा में मिनिस्टर हैं, वो हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। और उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, वो यूथ विंग के अध्यक्ष थे, और उनके साथ हम लोगों ने उस मई जून के महीने में, मैं कॉलेज से निकली थी, 2-4 साल हुए थे कॉलेज से निकले, और साइकिल तब से मैंने चलाई नहीं थी। मैं कॉलेज में साइकिल चला के जाती थी। तो जब वो आए तो मैंने देखा कि साइकिल रैली होने वाली है, तो मैंने भी इच्छा जताई, और अपनी पार्टी में मैं थी ही, साइकिल मुझे मिल गई, मैं चलाने लगी। तो मैंने 3 दिन, जून के महीने में बिल्कुल 48 डिग्री टेम्परेचर था, और मैंने साइकिल चलाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब उन्होंने मुझे यूथ विंग में शामिल कर लिया। तभी से मैं सीधा प्रदेश के लोहिया वाहिनी के संगठन में शामिल हो गई, और नेताजी से बराबर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहा। और जब 3 में गवर्नमेंट बन गई, 7 तक गवर्नमेंट रही, और उसके बाद 7 से 12 मायावती जी की गवर्नमेंट थी। तो हम लोगों ने देखा था कि नेताजी कितना बिल्कुल दबे कुचले लोगों की बातें किया करते थे। वो जब भीड़ होती थी, कहीं सभा होती थी, तो देखते थे महिलाओं के पास साड़ियाँ नहीं हैं, तो वो अनाउंस करते थे कि दिवाली में इनको 5-5 साड़ी देंगे। तो जब उन्होंने अपनी सरकार जब 3 से 7 वाली थी, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा, एक केस आया जिसमें बच्चा स्कूल में अपना बैग खोला और उसमें से सांप निकल गया, तो बच्चे को काट लिया। तो फिर उन्होंने तभी किसान बीमा योजना शुरू की थी। तो लगातार उनके, वो गांव से, किसानों से, इनसे जुड़े हुए थे, तो लगातार उनकी ऐसी ही योजनाएं चलती थी। तो बड़ा जो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा इमोशनल होता था, बहुत टची हम लोग उसको महसूस करते थे। तो जब उनकी सरकार चली गई तो छोटे छोटे, कभी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कभी कुछ, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन किया करते थे। और एक बार तो जब टीवी पे देखा कि हमारे माननीय शिवपाल जी आंदोलन कर रहे थे, और एक पुलिस वाला आया जो कभी अभी सरकार थी, उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते थे, उसने मतलब बड़ी बदतमीजी से उनके साथ बिहेव किया। तो ऐसा लगा कि अरे, हमारी पार्टी के नेता हैं और इस तरह से इनके साथ हो रहा है। तो हम लोग तुरंत पुतला उतला बना के मायावती जी का पहुंच गए कलेक्ट्रेट पे। और वहाँ इतना डर था उस समय शासन सरकार का, कि उनको लग रहा था अगर सरकार में रहते हुए मायावती जी का पुतला जल जाएगा तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग नेताजी के सिपाही हैं,
तो हमें डर नहीं लगा और हमें लगा कि नहीं, हमारे नेता के खिलाफ कुछ हुआ है और हमें अपने नेता के पक्ष में आंदोलन करना चाहिए, और हम लोग करते थे। 7 से 12 तक हम लोगों ने लगातार आंदोलन किए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आज की सिचुएशन है वैसी तब सिचुएशन नहीं थी। पॉलिटिकल लोग आंदोलन करते थे और उन वो उसके एवज में जो भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, उन्हें जेल जाना हो, ये सब होता था। लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स हो गई है वो बिल्कुल डिफर हो गई है। आंदोलन करना तो दूर, लोग डरते हैं अब इस बात से कि वो आंदोलन केवल उनके तक नहीं है, उनके घर परिवार तक उसकी आंच पहुंच जा रही है। और आज जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो इस तरह से लोगों को दबाना, आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक दिन रीबू का, एक दिन पुलिस का, ये उस समय नारा पूरे पूर्वांचल में तैरता था। इस नारे को किस तरह से आप याद करना चाहेंगे आज के दिन पे? तो जिस तरह से मैंने एक दिन पुलिस, मेरे हाथ में झंडा था पार्टी का, और किसी ने मेरा झंडा खींचा, मेरा झंडा नीचे गिरने वाला था। मैं तुरंत झंडे को उठाई और सर में बांधा, और जो हाथ में लाठी थी मैंने उससे मतलब खुल के प्रोटेस्ट किया। तो वो एक जो पुलिस पूरे, मतलब उस समय की मीडिया इतनी आज की गोदी मीडिया जैसी नहीं थी। सारे चैनल, चाहे वो कितने भी न्यूज 18 हो, कोई भी चैनल था, सब पे दिखाया गया। और तब पुलिस वालों को लगा होगा कि शायद उनकी किरकिरी हुई। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर एक आंदोलन था, और उस समय मैं इनके टारगेट में मैं ही थी। तो दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों ने सर्किट हाउस से शुरू किया और बिल्कुल कचहरी कमिश्नर के बंगले तक मुझे दौड़ा के, और दोनों तीनों तरफ से पुलिस थी। जेंट्स पुलिस थी, लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी। मतलब एक फीमेल के लिए आपको लेडीज़ पुलिस अरेंज करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं किया। और जेंट्स लोगों ने पीएससी फोर्स लगी थी, उसने मुझे बहुत पीटा, और उसके बाद कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कराया, और मुझे पुलिस लाइन में ले जा करके जेल भेज दिया गया। तो और मैं फिर वही बताऊंगी कि उसी समय नेताजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि रोना मत, तुम्हारे आंसू नहीं गिरने चाहिए, और सारा दर्द ख़त्म हो गया। तो इसलिए वो अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए चाहे जितना भी संघर्ष करो, कम लगता है। यूपी कॉलेज से आप इकोनॉमिक्स में आपने राष्ट्रपति पदक तक आप पहुंची। उसके बाद इस तरह से लाठियों तक की नौबत, तो क्या जेल में कुछ क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? यूपी कॉलेज में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मैं साइड में स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, और तमाम हमारी एक्टिविटीज ऐसी चलती रहती थी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि पॉलिटिक्स में जाना है, और एनजीओ के माध्यम से बहुत काम करती थी। लेकिन मुझे लगा कि ये जो आपके मन में लोगों के प्रति सेवा करने की जो भावना है, वो बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन आप कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। लोग पॉलिटिक्स को आज चाहे जिसमें ले, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई महिला पॉलिटिक्स में आती है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक इमोशन रहता है वो बहुत सोसाइटी में कुछ कर दिखाने का बहुत हाई रहता है पुरुषों की अपेक्षा। क्योंकि महिलाओं के पास इतना काम, घर में बच्चों में इतना काम होता है कि उनके लिए स्पेयर टाइम होता नहीं है, कि समय नहीं कट रहा है चलो पॉलिटिक्स कर ले। उनके पास पूरा समय है घर में बिताने के लिए। लेकिन अगर उस समय से समय निकाल करके कुछ करना चाहती हैं तो अपना एक सिग्नेचर बनाना चाहती हैं सोसाइटी में। और मुझे हमेशा से लगता था, जब हम लोग स्काउट गाइड में थे तो उसमें ही सिखाया जाता था कि रोज़ लिखो कि आज आपने अच्छा क्या किया। तो वो आदत बनी हुई थी मन में कि अच्छा क्या करें आगे चल के। तो जब मुझे पॉलिटिक्स में मैं बाई चांस आई, और नेताजी की कृपा से मुझे बहुत मौका मिला लोगों के लिए कुछ करने का, और मन में भी आया, तो ये देखने में आया कि जिस अधिकारी से आप परमिशन लेते हैं कि भैया मिलना है मुझे आपसे, और आपको 2 दिन 4 दिन का टाइम देते हैं, जब आप सरकार में रहिए या सरकार में नहीं भी रहिए, आपको एक बार आप स्थापित हो जाते हैं ये सोच जनता के बीच में कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि के रूप में, तो आपकी बात वही अधिकारी थोड़ा आपको ज़्यादा वेट दे के सुनेंगे। और गवर्नमेंट होगी तब तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आप काम करा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स लोगों की सेवा के लिए, लोगों के काम आने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, जिसके माध्यम से आप सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपकी मंशा हो तो। और इस मामले में फीमेल्स तो मुझे लगता है ज़्यादा चाहती हैं कि वो काम करें अगर वो आई हैं पॉलिटिक्स में। तो इसलिए ये बहुत एक अच्छा है, राजनीति में आकर के आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, और लोगों को थोड़ा एक
अगर आप एक अच्छे लेवल पे आते हैं तो एक प्राउड फील होता है आपके लोगों को कि कहाँ पर इतनी सुविधाएं कम थी, जहाँ आपके पास इतने पैसे नहीं हो कि आप ऑटो करके ऑफिस तक चले जाएं, और एक समय ऐसा आता है कि लोग आपके साथ एक भीड़ बना के उसी दौरान चलते हैं। तो ये सब कुछ पॉलिटिक्स के जरिए है। तो पॉलिटिक्स को कहते हैं ना कि एक आग है, आप उंगली डालिए तो जल भी जाएगा, और अगर आप उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करिए तो आप उसके कई लोगों की भूख मिटा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स भी ऐसी ही है, आप बहुत लोगों के काम आ सकते हैं। अभी आपने कहा कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए, लेकिन आपके इस समीपवर्ती राज्य बिहार से एक बड़े नेता हैं, बहुत नाम उनका है। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति पे उन्होंने चर्चा की, राजनीति में अगर कोई महिला ऊपर तक जाती है तो उसके लिए उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस पे आपका क्या कहना है? मैंने भी ऐसा सुना था। देखिए, उनकी अपनी मानसिकता है ये, और ये सब करने वाले तो मतलब उनको लगता होगा कि वो खुद इस तरह के उनका कैरेक्टर होगा, इसलिए उन्होंने बोला। मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी में नेताजी ने हमेशा पंचायत चुनाव में उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। और जितनी महिलाएं आज समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट में नहीं है, सरकार में, लेकिन जितनी महिलाएं आपको समाजवादी पार्टी में दिखेंगी, और जितनी मुस्तैदी से मैं 3 साल अभी पिछले महीने ही पहले मैं 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, हर जिले में इतनी महिलाएं जो आम घरों में बैठी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से आज जुड़ने की सोचती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों का, उनके घर का, उनके अगल बगल का, उनके अपने डेवलपमेंट के बारे में जितना समाजवादी पार्टी सोचती है, शायद अभी कोई पार्टी नहीं सोचती उतना। और वो जो एक व्यक्ति की मानसिकता हो सकती है, और इस सरकार में जो लोग हैं उनकी ये मानसिकता हो सकती है, क्योंकि जब हाथरस की घटना होती है, उन्नाव की घटना होती है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अरे ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसी तो सैकड़ों हो रही हैं। और लगातार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार में एनसीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा महिला क्राइम उत्तर प्रदेश में है। तो आज जो 10 सालों में 12 सालों में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, तो इनके दावों की पोल तो खोलता है। ये नारी बंधन, अभिनंदन और फलान देश की बातें करते हैं। जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तो महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो वहाँ महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। तो महिलाओं के प्रति जो इनकी जुमलेबाजी देश को पता है। उज्ज्वला योजना शुरू किया इन्होंने, पता चला आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं। अब डीजल सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि उज्ज्वला की सब्सिडी तो छोड़िए, जनरल महिलाएं भी अब गैस भराने में परेशान हैं। और पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मिट्टी का तेल कंट्रोल में मिला करता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो सीधा फिर वही पाषाण काल में महिलाएं आ गई कि फिर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओ। तो ये कभी कहते थे कि ये मंगलसूत्र छीन लेगी ये सरकार आपसे, सोना अभी इतना महंगा कर दिया सोना कि अपने आप ही सारे सोना गिरवी रख दिया गया, बैंक में रखा गया, पता चल रहा है बैंक से भी सोना गायब हो रहा है। तो और एक तरफ मोदी जी ने आकर के भाषण में बोला कि सोना 6 महीने खरीदिए नहीं, सारे जितने सोने चांदी के दुकान वाले हैं वो बैठे कि अब तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। तो सब तरफ से महिलाएं तो इनसे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इनके जो लोगों के स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, इनके जो लीडर्स हैं इनके स्टेटमेंट भी ऐसे ही आते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ ये ऐसे ही बोलते हैं, जिससे महिलाओं की इनकी नज़र में महिलाओं की जो स्थिति है वो स्पष्ट होती है। अखिलेश यादव जी ने आपको एक बड़ा जिम्मा सौंपा, जिसमें आपने 3 साल काम भी किया। महिला सभा की आप प्रदेश अध्यक्ष रहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब उन्होंने आपको बुलाया और किस तरह से बातचीत की, थोड़ा सा इस पे ज़रूर चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जानें। मैं 2003 2 में 2000 से लगभग पार्टी में हूँ। 3 में मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही, जब यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मुझे लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव बनाया, और उसके बाद से लगातार मैं भदोही की प्रभारी रही। फिर 12 में जब गवर्नमेंट बनी तो मुझे महिला कल्याण विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और मैंने बताया ना कि अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जिनको ये लगे कि उनका कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता उनके दिल दिमाग में एक अपनी इमेज, अपना स्थान रखता है, और जिसके लायक, जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से वो काम देते रहते हैं। जब उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मुझे कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, हर जिले में जा कर के आप अपने हिसाब से संगठन बनाइए। इतना खुला मंच दिया मुझे कहा कि जो आपको ठीक लगे वही करिए, किसी के दबाव में काम मत करिए। और बहुत खुश हुए जब मैंने पूरे
उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों का दौरा लगभग 3 बार, हर जिले में मैं मुजफ्फरनगर, शामली, सब जगह जा चुकी हूँ और उन्होंने कई बार अप्रिशिएट भी किया कि ये नेताजी के ज़माने की हैं और बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत करना इन्हें आता है, संगठन बनाना आता है। तो नेता का भरोसा अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है। कार्यकर्ता के लिए नेता का भरोसा, उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है और वही उसके काम करने का एक मिशन होता है। अपोजिशन हमेशा ये बताता है कि एसपी के समय में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। इस एलिगेशन को किस तरह देखती हैं और आप डिफेंड कैसे करना चाहेंगे? जितनी जुमलेबाजी बातें ये कर सकते, इससे ज़्यादा कोई दुनिया में बातें नहीं कर सकता। पूरे एनसीआरबी की इनकी अपनी संस्था है और ये इसकी रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर 1-2-2.5 मिनट पे कोई ना कोई क्राइम होता है और आप पूरे जगह जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें आप उठा के देखेंगे तो 99% भाजपा के नेताओं का हाथ होता है, कोई ना कोई भाजपा के नेता का नाम होता है। अभी बीएचयू जैसे जहाँ प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ मतलब दुर्घटना होती है, रेप होता है और उनके जो सीसीटीवी कैमरे में आता है और वो लड़के 6 महीने तक जाके मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहते हैं और जब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ के विधायक उनको केक काट के उनका स्वागत करते हैं। एक बार भी पकड़ा ये नहीं कहा गया वो सब भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं। वहाँ प्रज्वल मन्ना आपको 2200 महिलाओं के साथ रेप और पता नहीं कौन कौन सी उसकी सीडी वीडियो निकलती है और मोदी जी जाके वहाँ भाषण देते हैं कि इनको वोट दीजिए, वो हमें वोट मिलेगा। मणिपुर में घटना होती है, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया ये तो होता रहता है, यहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो हम एक दो की क्या सुने। हाथरस में घटना होती है, उन्नाव में घटना होती है, इनके भाजपा के नेता और मंत्री आते हैं। उत्तराखंड में उस अंकिता भंडारी के उसमें घटना होती है, भाजपा के नेता का नाम आता है। तो जितनी जगह घटनाएं हो रही है भाजपा के नेताओं का बखूबी नाम आ रहा है, क्योंकि वो भाजपा में इसलिए वॉशिंग पाउडर से धुले हुए हैं। तो महिलाओं के ऊपर रेप और अत्याचार और चाहे जितनी घटनाएं हैं, आज जो महिला आरक्षण बिल का ये बड़ा बड़ा वंदन अभिनंदन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, घूम घूम के कर रहे थे, महिला पूरे विपक्ष ने 23 में ही ये 24 में ही इस बिल को पास कर दिया था। पूरे विपक्ष ने एक मत से पास कर दिया और विपक्ष कहता रहा कि आज की स्थिति में, आज की जो संख्या है उसी में महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं कर देते हैं। इनको लागू नहीं करना था, इनको कोई महिलाओं से लगाव नहीं है, इनको लागू नहीं करना था, इनको तो परिसीमन लागू करना था, अपने हिसाब से सीटें मैनेज करनी थी और आगे तक बने रहना था। तो इस गवर्नमेंट को हमेशा महिलाओं के पल्लू के पीछे रह करके इनको उनका सहारा लेना है और उसी के सहारे इनको राजनीति करनी है। इनको कोई मतलब नहीं है। 108 योजना शुरू की हमारे अखिलेश यादव जी ने, 190 योजना जो शुरू की, हेल्पलाइन 500 के से ज़्यादा महिलाएं वहाँ फ़ोन उठाती थी और देश भर के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की दुख तकलीफ सुनती थी। सबको खाली करा दिया, सारी महिलाएं बैठ करके वहाँ पर आंदोलन करती रही। दिवाली के दिन तक वहाँ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, वो सारी महिलाएं ही थी। कुछ नहीं सुना उन्होंने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला के उनको मिठाई खिलाए और बोले हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको फिर से अपॉइंट करेंगे। ये सरकार नहीं सुनेगी, आप घर जाओ। उन्होंने घर पहुंचाया दिवाली के दिन उन बच्चियों को। आज भी आप जाके देखिए, पिछले 5-6 सालों से वहाँ महिलाएं आज वो इको गार्डन में लखनऊ के धरना दे रही हैं। जो शिक्षा भर्ती वाली 6900 जो भर्ती वाली बच्चियां हैं और लड़के लड़कियां, उसमें ज़्यादा लड़कियां हैं और इतनी कम एज की लड़कियां हैं। किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आप 1 घंटा रहेंगे तो मच्छर काट के परेशान कर देंगे। वहाँ वो लगभग 5 साल से बैठी है, धरना दे रही हैं, कोई सुनने वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार जितनी, आप देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर राय दिन औरतें लड़कियां अपनी गुहार लगाने पहुंचती हैं और सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। तो उसी के बगल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां से फिर वही फरियाद लेके हमारी सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके और अपनी दुखड़ा रोती हैं। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, तमाम ऐसे वाक़े हैं जिसमें ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जिस दिन एक बार पिछले दिनों मुझे याद था, ये पीएम मोदी जी का ऑफिस है, कार्यालय रविंद्रपुरी कॉलोनी में, इसके बगल में एक सहसा नाम की लड़की थी, उसको फांसी लगा के मर गई, उसका रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। लगातार वो सहसा राम के से उसके माँ बाप इस नाते यहाँ पढ़ा रहे थे कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनके पीएमओ के बगल में वो हॉस्टल है तो मेरी बच्ची सेफ रहेगी। वहीं रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और आज तक उसका पता नहीं चला, पकड़ा भी नहीं गया व्यक्ति। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये कहने वाले कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
ने 1900 जो योजना शुरू की थी, पूरी वर्ल्ड फेम की योजना थी। वर्ल्ड के कई देशों ने उसको अपने यहाँ लागू किया और हमारे इस स्कीम की तारीफ की। आज ये क्या कर रहे हैं, सबका नाम बदल दिया, सबका काम बदल दिया। और आज की डेट में महिलाएं तो जितने बच्चे हैं उसमें मतलब लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देती हैं और सब परेशान हैं आज इनसे। आप अभी कह रहे हैं कि सरकार सुनती नहीं है, भाजपा सरकार सुनती नहीं है और जनता है कि सपा को चुनती नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, जनता तक आप अपनी बातें पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि जनता आप लोगों को समझ ही नहीं पा रही है? जनता ने 4 बार माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 5 साल के लिए फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर बनाया। और पिछले 24 के इलेक्शन में 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी वो इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। तो जनता चुनती है। अभी 10 सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन पिछले 24 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी का इनके सारे छल प्रपंच करने के बाद समाजवादी पार्टी इतनी ज़्यादा सीटों पर जीती है। और यही वजह है कि इनके जो नापाक इरादे थे संसद में परिसीमन करने का, ये पूरा नहीं कर पाए। तो ये महिला बिल गा रहे थे चारों तरफ। तो समाजवादी पार्टी को जनता चुनती है। और आज बच्चा बच्चा गली गली में कहता है, इनको पता है ये देश दुनिया में कोई चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये जो भाजपा के लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अब हिंदू मुसलमान ना करें तो सौरभ जी मैं बता दूं, इनका बड़ा से बड़ा नेता एक सभासदी का इलेक्शन न जीत पाए। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं और काशी जैसे और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस यही इनका काम है। अभी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एक जैसे एक कहते नहीं कि घर में किसी के टीवी और अखबार, 2 इनके आरएसएस के एजेंट पड़े रहते हैं और लोग जो उसी को देखते हैं उसी को सुनते हैं, वो बाकी कुछ जान ही नहीं पाते क्योंकि गोदी मीडिया कुछ दिखाना नहीं चाहती। आज राम मंदिर में इतना चंदा चोरी का मामला हो रहा है, गोदी मीडिया एक कुछ नहीं दिखा रही। बोली चोर पकड़ा गया, 8 लोग पकड़े गए, 8 लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए, जो मेन आदमी वो पकड़ा ही नहीं गया। और आप 8 लोगों के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, प्यून के ऊपर, चपरासी के ऊपर, झाड़ू पोछा लगाने वाले के ऊपर मुकदमे किए चले जा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये सब समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा ना, समाजवादी पार्टी दिलों पे राज करती है। आज हर वो आदमी याद करता है जिसको जब कभी समाजवादी पेंशन जिसको मिला करता था। आज तो विधवा वृद्धा पेंशन तक आप जाइए विकास भवन में तो बंद हो गया है। आज वो घर में जो महिलाएं जिनको चीनी और कंट्रोल में चीनी और मिट्टी का तेल भी मिला करता था, वो भी आज समाजवादी पार्टी को याद करती है। और आज क्या बट रहा है, आप भगवा झंडा फहराइए, वही आपको बटेगा और वही लेकर के आप कांवर निकालिए, वही लेके आप किसी जुलूस में जाइए, बस यही तो बट रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप बटा करता था बच्चों को पढ़ने के लिए। और आज भी वो कई बच्चे ऐसे हैं जो लैपटॉप आज भी उनके काम आ रहा है। कई डेलीगेशन विदेशों से ऐसे आके मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जिनको बच्चे को लैपटॉप मिला और वो आज भी बाहर जा करके कुछ कर लिया, उन्होंने कुछ बन गए। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो परिवार होंगे, जिसका परिवार होगा, घर होगा, बच्चे होंगे, वो समझता होगा कि आगे करना क्या है। और समाजवादी पार्टी को तो आप आज कितने कम समय में 5 साल सरकार बनी, 10 साल की सरकार हो गई ना इनकी, 5 साल की सरकार में उन्होंने बना के रख दिया। जो आगरा एक्सप्रेसवे, ये जितने भी एक्सप्रेसवे बना दे, ये एक उसके 10% का कोई कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, तुरंत गिर गया, वहीं गिर गया वो। अब जहाँ भी कुछ बना रहे हैं, अभी स्टेशन पे इतना पैसा खर्चा किया, स्टेशन छू रहा था बनारस का। तो अभी जो मेट्रो चलाई उन्होंने, क्यों नहीं मेट्रो चला दी? क्यों मेट्रो को 10 कदम भी तो आगे तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये लोग? तो इसलिए ये सरकार केवल कहने वाली है। जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ, उसी कामों का फीता आज तक ये काट रहे हैं, अब भी तक काट रहे हैं। इन्होंने एक भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं और बोलते हैं कि एक भी पावर प्लांट इन्होंने बिजली का लगाया हो, एक भी नाम बता दे, एक भी नाम नहीं बता पाते हैं। ये किया ही नहीं है ये काम। तो इन्होंने तो एक नैरेटिव तैयार किया, हिंदू मुसलमान आएगा तो सब लेके चला जाएगा। अरे मुसलमान ने जितना नहीं लूटा उतना तो चंदा आपने, भगवान के नाम पे सारा चंदा आपने लूट के रख लिया। जितने मंदिर तब नहीं टूटे होंगे जब मुसलमानों का समय था, उतने मंदिर पूरे भारत में इन्होंने तोड़ा है, और उत्तर प्रदेश और काशी में। तो इसलिए ये इनकी बातें, अब लोग ऐसा, जब रिजल्ट ऐसा आता है, क्योंकि ना सारे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, इनकी पुलिस फोर्स हो, सब इनके पास है। तो अब ये जैसे भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी है और हमारे अखिलेश यादव जी। पूरे देश में हिंदुत्व की लहर है, जिसके नाते सरकार बन भी रही है और आप भी पीडीए का एक फार्मूला लेके आए, जिसके नाते आपको थोड़ी सफलता भी मिली। 43 सीटें आप लोगों ने जो है लोकसभा चुनाव 2024 में जीते।
तो 2027 में आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा? वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आप हिंदुओं में ही पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे कहें एक तरह से, और ये माइक्रो लेवल पे जाकर के आप लोगों ने प्लानिंग की है, कैसे करना चाहिए? देखिए, हम हिंदुत्व, हम पीडीए की बात कर रहे हैं और हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं, और पीडीए में हर उस दबे कुचले पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं। और पीडीए में वो अगड़े भी हैं, वो आधी आबादी भी है, वो सब है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हम आम आदमी की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो बेरोजगार है उसकी बात करते हैं, जो किसान है उसकी बात करते हैं। और ये जो ये हिंदुत्व की बात अगर करते हैं, तो क्या किसान हिंदू नहीं है? जिनको जो हजारों किसान जो दिल्ली में जा करके जिनकी मौत हो गई, वो हिंदू नहीं थे? आज जितने वकील धरना दे रहे हैं, वो हिंदू नहीं है? जो राम मंदिर के पास जितने आसपास जिनकी दुकानें थी, जिनके मकान थे, जो गिरा दिए, वो हिंदू नहीं थे? आज आप देखिए, ये जो जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ ये कॉरिडोर बना रहे हैं, तो 50 साल से वहां लोग रह रहे थे, यहीं 80 पर, उनके सबको निकाल के बाहर कर दिया। अब उनको वो कहीं शेल्टर मांग रहे थे, जगह नहीं दी, क्या वो हिंदू नहीं थे? आज जितने बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या सब मुस्लिम है? वो हिंदू नहीं है? ये सिर्फ बातें करते हैं और लोग इनकी बात अच्छी तरह से समझ गए। कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है। हिंदू अगर अपने आप में इस बात को समझता है, तो वो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और ये देश जान चुका है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की का बंटवारा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और कुछ नहीं। आप देखिए, सिंधियों का कितने हजार वो था चांदी का बिस्किट, वो उन्होंने गायब कर दिया, तो ये सिंधी क्या हिंदू नहीं है? तो चारों तरफ जो भी परेशान हो रहा है, जितनी महिलाएं जो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित थी, आज वो बैठ के रो रही हैं, क्या हिंदू नहीं है? आज डीजल पेट्रोल में क्या क्या मिला करके बेच रहे हैं, आम लोगों की गाड़ियां खराब होने के कगार पे हैं, क्या वो सब सारे लोग जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हिंदू नहीं है जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं? आप जितने टैक्सेस लगा रहे हैं, रोज सुबह से शाम तक आदमी टैक्स भरते भरते मर रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? आप जितने स्कूल वालों को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, कोचिंग सेंटर्स, आप सबको बर्बाद कर रहे हैं, सबसे वसूली कर रहे हैं, क्या वो सब हिंदू नहीं है? आप जितने स्मार्ट मीटर लगा करके आम आदमी का जीना हराम कर दिया आपने। पहले जहां 700 रुपये बिल आता था, आज 7,000 आ रहा है, 2,000 आ रहा है, 1,500 आ रहा है। वो बुनकर, वो जो पूरा हमारे घर के आसपास कुल्हड़ बनाते हैं, रामनगर में एक पूरी बस्ती है कुल्हड़ बनाने वालों की, 200-400 रुपये पहले बिल आता था, अब 1,000-2,000 बिल आ रहा है। जैसे ही आपका प्रीपेड है, आप 2,000 जमा किया, कल ही खत्म हो गया। वो बेचारे अंधेरे में रह करके वो अपना कुल्हड़ बना के अपना पेट पालेंगे कि आपका बिल भरते रहेंगे? फिर आप दूसरे दिन, थोड़े दिन पे आप स्मार्ट मीटर बदल देते हैं, तो आप वो सब क्या हिंदू नहीं है? तो आप हिंदुओं के लिए एक ऐसा काम बता दीजिए सरकार का, जो पर्सनल हिंदुओं के लिए किया और हिंदुत्व की लहर फैल गई हो। ये को इनकी ढकोसलेबाजी, इनकी जुमलेबाजी और इनकी सारी तानाशाही जनता समझ चुकी है। ये हिंदुओं के कहीं कतई हिंदुओं के ये शुभचिंतक नहीं है। इन्हें बस चुनाव लड़ना और जीतना इनकी प्राथमिकता है। ये एक जगह से बिहार से चुनाव करके निकलेंगे, फिर बंगाल पहुंचेंगे, बंगाल से निकले अब यूपी में पहुंचेंगे, अब यहाँ क्या करना है, इनकी प्लानिंग चल रही है। जनता के बीच में जाने की इनकी हैसियत ही नहीं है। ये वोटर लिस्ट पे, चुनाव आयोग पे कैसे बेईमानी कर सकते हैं, कैसे ईवीएम में घोटाला कर सकते हैं, ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो सबका पाप का घड़ा भरता है, इनका भर चुका है। ये यूपी में आए थे, यूपी से ही जाएंगे अब। आप महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष थी और 3 वर्ष तक आपने काफ़ी अच्छे से दौरा किया है पूरे यूपी का। तो यूपी में महिलाओं की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन है, सेफ्टी है, एजुकेशन है, जॉब है? अगर पहले नंबर पे किसी को रखना चाहेंगे तो क्या है? देखिए, महिलाएं ना जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को झेल लेती हैं। जिंदगी में कितनी भी पैसे की किल्लत हो, परेशानियां हो, बीमारी हो, सब झेल लेती है। लेकिन जब बात उसके बच्चे पे आती है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जिस तरह से दुखी और परेशान हैं, जिस तरह से नीट के एग्जाम में 17 बच्चे आत्महत्या किए, जिस तरह से लगातार एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, और जिस जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, उस युवाओं का जब कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है ना, तो देश का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, देश परेशान होता है। और माँ बाप अपने बच्चों के, मेरे घर में भी 2 बच्चे बीटेक करके बैठे हैं, वो 9 जॉब नहीं है। तो जिस तरह से ये गवर्नमेंट बच्चों का मनोबल तोड़ रही है, माँ बाप इससे बहुत परेशान है। और आज की डेट में, इस टाइम, महिलाओं के आगे सबसे बड़ी ये समस्या है कि अगर उनके बड़े बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं, और जो छोटे बच्चे जिनके हैं, उनकी ऐसे मतलब स्कूलों में फीस बढ़ाना, लगातार फीस बढ़ाना, लगातार किताब कॉपी के दाम बढ़ाना, लगातार यूनिफॉर्म के दाम बढ़ाना, और हर साल उसको बदलते जाना। कभी हम लोग का समय था, हम पढ़ लिए, फिर हमारी छोटी बहन पढ़ ली, फिर उसकी छोटी बहन, उससे छोटी बहन पढ़ ली। आज हर
साल किताब बदल देंगे। तो इनका जो एक जो पूरा इनका जो एक तानाशाही जो रवैया चल रहा है ना, ये पूंजीपतियों वाली सरकार है। देखिए, आम आदमी की सरकार ये बिल्कुल नहीं है। इनके अडानी अंबानी का भला होता रहे, सरकार चाहे आम आदमी का कुछ भी हो जाए। तो आप ये बताइए कि ये इतनी बातें जो आप समझा रही हैं, क्या भारतीय जो वोटर है, खास करके यूपी का वोटर, उसको क्यों नहीं समझ में आ रही है? खूब समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आती तो ये तो तीसरा टेन्योर मिलने जा रहा है योगी जी को, ऐसा कहाँ लोग मिलने बता जा रहा है? आप किस दुनिया में है? जमीन घिसक चुकी है बीजेपी वालों की, ये खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है अब। और दूसरी बात कि अभी 24 के इलेक्शन में हम लोकसभा में आपने बताया कि हमारी कितनी अच्छी सीटें आई थी। हम देश की तीसरी नंबर की पार्टी है भाई। और समाजवादी पार्टी से आज आज इनके कोई भी नेता मंच पे चढ़े और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को का नाम न लें, ऐसा होता नहीं है। तो इनको पता है कि इनकी सीटें, इनकी इनकी पैर की जमीन घिसक चुकी है और कहीं इनको कोई सीट मिलने नहीं जा रही है। ये चाहे जितना अपना तिकड़म लगा ले, चाहे जितना कल बल छल अपना ले, जनता सबसे सर्वोपरि है। ये देश लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो संविधान है। और जिस संविधान के साथ ये खिलवाड़ करते हैं ना, जिस तरह से संविधान को ताक पर रख करके इनके सारे जितने नियम कानून इस देश में बन रहे हैं, संविधान का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। जब इनके एक नेता मंच पर चढ़े कहते हैं हमें सीटें दीजिए, हमें जिताइए, हम संविधान बदल देंगे, तो लोगों को पता है कि ये संविधान से कितना छेड़छाड़ करने वाले नेता हैं। तो ये देखिए, इनकी ना सारी स्ट्रैटेजी होती है। इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट करती है। ये किया, ये ऐसा अच्छा लगा तो चलो इसी को लागू कर दो। तो पहले हिंदू मुसलमान किया, फिर कुछ और किया, फिर महिला अभिनंदन किया, फिर देश भर की बातें करते हैं। अब सब चीज़ करके थक चुके हैं, तो इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप यकीन जानिए 27 में है ही नहीं। ये मान के बैठे हैं कि 27 में ही नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जनता बोलती है ना, आप थोड़ी वोट देने, अकेले हमारे वोट से नहीं हो। जनता जो वोट देने वाली, जो बिल्कुल आखिरी व्यक्ति के जगह पर आप पहुंचिए तो उसे पता है कि उसके घर में आज राशन नहीं है, उसके बच्चों के पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, और अगर उनके बच्चे पढ़ भी लिए किसी तरह पेट काट काट के, तो उसके हाथ में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो ये अंतिम व्यक्ति तक पता है, इसीलिए सरकार कहीं है ही नहीं है। आप कह रही हैं सरकार कहीं नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पूर्वांचल में एक सहयोगी दल है और उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि सपा टूट रही है और भाजपा में बहुत सारे नेता जा रहे हैं। तो इस पे आपके पास भी कुछ आया था क्या? लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बीजेपी के लोग संपर्क में रहते हैं लगातार। अभी आने दीजिए थोड़ा समय। एक तो इनके पास इतना ईडी इतने सारे इनके पास तंत्र हैं कि जिससे लोग डरते हैं। आने दीजिए थोड़ा समय, आचार संहिता लागू हो जाने दीजिए। इनके सारे आधे से ज़्यादा लोग तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में रहते हैं। ये क्या दूसरे को तोड़ेंगे? इतना तो तोड़ा इन्होंने, बंगाल में तोड़ा, बिहार में तोड़ा, यूपी के सांसदों को क्यों नहीं तोड़ लिया इन्होंने? क्यों नहीं हमारे समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ लिया? बड़ा तो हल्ला मचाया था कि हमारे सांसद, सपा के सांसद संपर्क में हैं, एक भी तोड़ के दिखा दे। तो सही कह रही हैं। तो अब हम लोग चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, जिसको हम लोग हाँ या ना में आपसे उत्तर चाहेंगे। 2027 में एसपी यूपी में सरकार बना रही है? 100%। अखिलेश जी कभी पीएम बनेंगे? 100% जनता चाहती है। बीजेपी की कोई एक ऐसी पॉलिसी जो जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी? एक भी नहीं, एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। सारे मतलब कोई, अगर आप स्टार रखेंगे तो एक भी स्टार देने लायक इनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है। क्या 2027 में इलेक्शन लड़ेंगी? जी। तो ये मान के चले कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आप विधानसभा में जा रही हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि संसदीय क्षेत्र दो बार मोदी जी जीत गए तो संसदीय क्षेत्र उनका थोड़ी हो गया। आपको नहीं ये लगता कि काशी है, बहुत बाबा पार्टी- भोलेनाथ की नगरी है, और यहाँ पर जो भी बाबा भोलेनाथ का जिसको आशीर्वाद रहेगा वो लड़ेगा। जिस सीट पे आप अपनी दावेदारी कर रही हैं उस सीट पे लगातार एक जो है पार्टी लगातार जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है क्या, अगर आप उस सीट से लड़ रही हैं तो? कहीं से भी हम लड़े, कहीं से भी तो इस समय टक्कर तो कहीं से भी कांटे की नहीं है। इसमें जनता, देखिए, लड़ता तो एक पार्टी का सिंबल है ना, वोट तो जनता देती है, और आज जनता फुल फ्लेश समाजवादी पार्टी के साथ है, और किसी के साथ भी हो, इनको तो नहीं दे रही है। योगी जी और अखिलेश जी में, दोनों में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर किसको मानती हैं? बिल्कुल अखिलेश जी, एडमिनिस्ट्रेटर योगी जी है ही का। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बीजेपी कमजोरियों से भरी पड़ी है, वैसे बस कास्टिज्म फैलाना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अखिलेश जी अगर
यह काम करे तो एसपी मजबूत हो जाएगी, वो कौन सा काम होगा? अखिलेश जी वो सब काम करते हैं जिससे एसपी मजबूत हो, और एसपी मजबूत है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सबसे ज़्यादा जरूरत सुरक्षा, सम्मान और उनके बच्चों का भविष्य। एक वर्ड में आपसे जानना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ। फेल्योर चीफ मिनिस्टर। एक वर्ड में अखिलेश यादव। सुपरमैन। एक वर्ड में प्रधानमंत्री मोदी। जुमलेबाज। पीएम मोदी जी की जो सीट है संसदीय क्षेत्र काशी की, जो तो आपको लगता है कभी एसपी वहाँ पे सांसद हो सकते हैं? अरे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पीएम मोदी जी की सीट थोड़ी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको कब मिल जाए। अभी तो वो गंगा के पुत्र बन के आए थे और गंगा को इतना बुरा कर दिया कि नमामि गंगे के नाम पे सारा पैसा लूट हो गया, गंगा वैसी मैली की मैली रह गई। तो अब तो ये तो बाबा, मैंने कहा ना, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जिसको जिस पे आशीर्वाद रहेगा वो जीतेगा। अगर सपा की गवर्नमेंट आती है तो बीइंग सशक्त नेत्री के तौर पे आप क्या करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? हमारी पार्टी की का मैनिफेस्टो अपने आप में आ, इतना वास्ट है कि हर एक आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचने के लिए का बना हुआ है। और हम सब लोग, आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आए, ये हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नारा था। हम उसके लिए काम करेंगे। पॉडकास्ट में जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं वो सपा को क्यों चुने, अगर आप आज उन लोगों से बात करना चाहें तो? अगर इस देश को गुलाम होने से बचाना है तो सपा को चुनना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा अगर रही तो भाजपा देश को गुलाम बना देगी। और अगर भाजपा को हराना है तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है, जिसको वोट दे करके आप भाजपा से, डबल इंजन की सरकार से इस देश को गुलाम होने से बचा सकते हो। और ये सबसे पहली प्राथमिकता है। रिबू श्रीवास्तव जी का एक विजन जो पूरे पूर्वांचल को लेकर के हो। विजन देश खुशहाल रहे। पूर्वांचल में ये काशी जो है वो पूर्वांचल की राजधानी के रूप में जानी जाती रही। और कभी ऐसा लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश को बांटा गया और पूर्वांचल राज्य बना तो काशी उसकी राजधानी बनेगी। तो काशी के डेवलपमेंट के लिए जो हमको क्वेटो नहीं बनाना है, काशी को काशी रहने देना है। और काशी की खूबसूरती, जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब, और यहाँ बाबा भोलेनाथ की नगरी, और तमाम ऐसे जो काशी के लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, वो हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही वरुणा कॉरिडोर हमारे शिवपाल जी ने बनवाया था, उसको अधूरा छोड़ दिया। अभी भी जितनी चीज़ें होनी चाहिए, एक बारिश हो जाए, देखिए सड़क नीचे, पानी ऊपर हो जाएगा। मतलब क्वेटो बनाते बनाते ये क्या बन गया पता नहीं। तो हम चाहेंगे कि अच्छा हो। क्या एक चीज खलती है आपको कि नहीं, अभी काश अगर हमारी सरकार होती तो हम ये करते? खलता ये है कि हम देश को इतने गर्त में ना जाने देते। खलता ये है कि एक हिंदू मुसलमान की जो खाई इन्होंने बना दी, वो सपा की सरकार या कि आ भी गई तो पड़ते पड़ते समय लगेगा। इन्होंने जो देश को इतने गर्त में डाल दिया, इसको उस लेवल पे लाने में अभी बहुत समय लग जाएगा। बहुत खलता है जब आम किसी के घर जाइए और उसके घर बिजली कटी होती है, 2000 का 4000 का बिल रहता है, बिजली कट जाती है, अंधेरे में रहने को मजबूर है वो आदमी। और 100 500 करोड़ का जिनके ऊपर जिनके कर्जा है, उनको वो चले जाते हैं इस देश से, उनको कुछ नहीं किया जाता है। बड़े बड़े लोन लेकर के अडानी अंबानी को कितना कितना सरकार से कर्ज दे दिया जा रहा है, रिजर्व बैंक का सारा पैसा उनको लोन में दे दिया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का युवा आज इतना पैसा लगा करके जो रोपवे बनाया जा रहा है, इतना पैसा उसमें लगा है, मैंने सुना किसी से कि जितना बड़ा जो चंद्रयान पे जाने के लिए जो खर्चा हुआ था, शायद उसका डबल पैसा लगा। उतना पैसा लगा करके कहीं प्लांट लगा दिया जाए और जहां हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो आज खलता है ये कि इतने 10 सालों की सरकार में, और डबल इंजन की सरकार थी, इन्हें लोकसभा से लेके विधानसभा तक कुछ भी पास कराने में कोई मतलब कोई रुकावट नहीं आनी थी, फिर भी इन्होंने इस देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब युवाओं के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, कहीं रोजगार की व्यवस्था नहीं की, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, ये तो कम से कम रोकता। मतलब देश की ये दुर्दशा, जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब कभी तो ये हम डेवलप कर जाएंगे, कभी ये खाई पड़ जाएगी हमारे बीच जो हिंदू मुसलमान की बढ़ गई है, लोगों के बीच अदर भी कहीं कहीं ब्राह्मण ठाकुर तलग तमाम ऐसी खाइयाँ बना दी इन्होंने।
ये तो धीरे धीरे पड़ जाएगी, लेकिन जो आप पेड़ काट दे रहे हैं, अभी मिर्जापुर में, सोनभद्र में, अरावली को आपने एकदम छोटा कर दिया, लगातार आपके पूरे देश में बस अडानी फले फूले, अंबानी फले फूले, उसके लिए आपने बीएसएनएल खत्म कर दिया। लगातार जो आपके जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको आप डैमेज करते चले गए। तो बहुत खलता है। बीइंग अ नागरिक, हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी आपने देश को गर्त में डालने की कोई ऐसा तरीका चूके नहीं आप, और लगातार देश गर्त में चलता गया। आपकी प्राथमिकता ये रही कि बस सरकार बनाओ और राज करो। और आज भी ये जो परिसीमन सांसद खरीद रहे हैं, ये परिसीमन करके देश पे राज करने के लिए केवल, मतलब सत्ता इनकी बनी रहे, सत्ता जिसकी वजह से बन रही है वो चाहे कितना भी दुखी रहे, परेशान रहे, गर्त में रहे, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन चलते चलते आपसे, कि अगर आपकी सरकार आती है यूपी में, तो कौन सा ऐसा मंत्रालय होगा कि जो आपको लगता है कि अगर ये मुझे मिलता है तो मैं अपना द बेस्ट दे पाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती। और दूसरी बात, ये सब कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। और सरकार ही बन गई तो हम लोग उनके माध्यम से उनसे कह के ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो इस देश की आम जनता के, युवाओं के हित में हो। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो खम तो ठोक रही है इस समय समाजवादी पार्टी, और ऐसी सशक्त नेत्री जिनकी सशक्त विचारधारा को आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स ने सुना। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें कहाँ तक होंगी, कहाँ तक आप लोगों के दिल तक पहुँचेंगी, और ये दिल तक पहुँचने वाली बात कल को समाजवादी पार्टी के लिए वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, ये सारी बातें आप पे छोड़ते हैं। और आज की पॉडकास्ट में हमारी अतिथि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद।